हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख आयोग वाले टॉपिक के बारे में, और इसमें जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में जोड़े गए, जो टॉपिक नए प्रमुख आयोग आरएस में जोड़े गए, पीएसआई में जोड़े गए, या फिर जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स के बारे में। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि महिला आयोग को लेकर केंद्रीय स्तर पर क्या क्या काम किया गया, किस किस तरह से सारी चीजें हुई। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, ये एक सांविधिक आयोग है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं। सांविधिक आयोग का मतलब होता है कि वो आयोग जिसका गठन जो है संसद के द्वारा कोई अधिनियम बना करके किया गया। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम वर्ष 1990 है ना, का अधिनियम संख्या कौन सा है? 20वां। याद रखिएगा, अधिनियम संख्या कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसकी जो अधिनियम संख्या है वो अधिनियम संख्या कौन सी है? 20 है। उसके तहत इसका गठन किया गया, एक्ट 20 के तहत इसका क्या किया गया? गठन किया गया। यहां पर मैं चर्चा करूं, देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, और यहां पर देखो याद रखना है, लिखा हुआ है 1990 का अधिनियम संख्या 20। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को थोड़ा बढ़िया तरीके से देखना है ना। एक बार देख लीजिए, ये दिख रहा है क्या? कोई दुविधा तो नहीं है इसको देखने में? चलिए ठीक है। अब ये जो अधिनियम बनाया गया, ये अधिनियम क्यों बनाया गया, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये अधिनियम क्यों बनाया गया। तो यहां पर देखिए आप सबसे पहले कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उसको सशक्त बनाने या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यानी महिलाओं से संबंधित कार्यों को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। ठीक है, वहीं पर मैं चर्चा करूं तो देखो, इसका संक्षिप्त नाम क्या है और इस अधिनियम से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं, वो सारी चीजें यहां पर बता रखी है धारा 2 में। ठीक है, जब हम महिला आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो अध्याय 2 पढ़ना है और अध्याय 2 की धारा 3 से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहां देखिए, तो महिला आयोग क्या काम करता है, तो आप सब लोगों को पता है कि महिलाओं के डेवलपमेंट को लेकर यह काम करता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के शोषण के संबंध में यह क्या करता है, उनकी रोकथाम को लेकर के कार्य करता है। जैसे सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, महिलाओं को लेकर जितने भी एक्ट बनाए गए, समय समय पर जितने भी अधिनियम बनाए गए, उनको रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना। महिलाओं से संबंधित अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है आयोग के पास तो ये उनकी शिकायत का निवारण करता है, उपायों की सिफारिश करता है, और नए क्या क्या उपाय करने चाहिए और नए क्या क्या आयाम स्थापित करने चाहिए। ठीक है, और फिर याद रखना है आपको कि नीतिगत मामलों में सरकार को क्या देना? सलाह देना। नीतिगत मामलों में मान लीजिए कोई महिलाओं के विकास को लेकर कोई नई योजना बनानी है, महिलाओं के डेवलपमेंट को लेकर, मातृत्व विकास को लेकर कोई नया काम करना है, तो उसके संबंध में ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट को सलाह देते हैं। याद रखना, ये एडवाइजरी कमीशन होते हैं, ये सलाहकारी संगठन है, सलाहकारी आयोग है। ये केवल और केवल गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं, मानना और नहीं मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। सबसे पहले इस विधेयक को लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस विधेयक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि यह विधेयक आखिर कैसे डेवलप हुआ, इस विधेयक को लेकर क्या क्या काम हुआ। देखिए समझिए, सबसे पहले महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, है ना। महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी बहुत पहले। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मई 1990 में एक बिल बनाया गया और उस बिल को लोकसभा में रखा गया। याद रखिएगा, एक समिति बनाई गई महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मई 1990 में लोकसभा में एक बिल रखा गया और जुलाई 1990 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया कि ये जो विधेयक हमारे पास आया है, इस विधेयक में कौन कौन से क्लॉज जो है वो प्रभावी होंगे, किस किस तरह से उनकी समीक्षा की जाए, उसको लेकर जुलाई 1990 में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक नेशनल कन्वेंशन बुलाया गया। मई में बिल रखा लोकसभा में, जुलाई में इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। अगस्त 1990 में संसद के द्वारा संशोधन किया गया और सिविल न्यायालय की शक्तियां इन्हें प्रदान करते हुए इसने संसद ने क्या कर दिया? पास कर दिया। कब किया?
अगस्त 1990 को। मई में बिल रखा, जुलाई में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, अगस्त में इसे पास कर दिया संसद के द्वारा, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करते हुए। अब अगस्त में इसे पास कर दिया, फिर ये गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के द्वारा 30 अगस्त 1990 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, और राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, और यह कहलाया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 को। तो याद रखना, यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, या फिर इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो स्थापना में आपको क्या डेट याद रखनी है? तो आपको यहां पर डेट याद रखनी है क्या? 31 जनवरी वर्ष 1990। 31 जनवरी वर्ष 1990, माफ करें, 31 जनवरी वर्ष 1992 को हमने क्या किया? इसकी स्थापना की। 90 का तो अधिनियम है और उसके आधार पर हमने इसकी स्थापना की। क्लियर है ये वाली बात? एक फैक्ट आपको याद रखना है क्या? एक समिति बनाई गई महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, और उसके आधार पर मई 1990 में हमने लोकसभा में एक बिल रखा, ठीक है। जुलाई 1990 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी, और उसी को आधार मानते हुए अगस्त 1990 में पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करी और इसे पास कर दिया। 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, यह कानून बना, और इसी के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 को। क्लियर है क्या? एक एक फैक्ट आपको समझना है, एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक की बातें? अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये जो महिला आयोग अधिनियम जो बनाया गया, कौन सा? 1990 का ये जो अधिनियम है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम बनाया गया, और ये अधिनियम है वर्ष 1990 का। इस अधिनियम में एक अध्याय है, कौन सा? तो याद रखना, इस अधिनियम का अध्याय 2, और इस अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 3 में क्या किया गया है? तो याद रखना, धारा 3 में इनकी गठन, इनकी संरचना व योग्यता के बारे में बताया गया है। ये देखिए, यहां से हम कुछ चीजें पढ़नी है, यहां से पढ़ना हमें स्टार्ट करना है महिला आयोग अधिनियम के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, तो सबसे पहले इसका गठन कौन करता है, क्या क्या स्थिति है, उनको समझते हैं, फिर अपन नोट्स में किस तरह से चीजें दे रखी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारा काम किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक संगठन बनाया जाएगा, और उसे इस अधिनियम के तहत वे सभी शक्तियां, वे सभी अधिकार प्रदान होंगे जो इस अधिनियम में बनाए गए, ठीक है। फिर देखिए, किससे मिलकर के बनेगा? तो याद रखना, इसमें एक अध्यक्ष होगा जो महिलाओं के हित को समर्पित होगी, यानी एक अध्यक्ष उसे बनाया जाएगा जो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखती है, महिलाओं के हितों से संबंधित उन्हें कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है? फिर याद रखना, इसके बाद बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य होंगे जिन्हें विधि विधान, व्यवसाय, संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्यता में वृद्धि करने से संबंधित समर्पित उद्योग, संगठन के प्रबंधन, स्वैच्छिक महिला संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण का अनुभव हो। यानी एक तो अध्यक्ष हो गया, 5 सदस्य हो गए और 1 सचिव। ये इसका फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। देखो यहां पर एक कौन होगा, तो याद रखना एक क्या होगा, तो एक सचिव होगा। क्लियर है? महिला। अब यहां पर आप एक बात को समझिए, एक अध्यक्ष वो होगी महिला जो महिलाओं से के हितों से संबंधित समर्पित हो, 5 सदस्य वो महिलाएं होंगी, याद रखना, जिन्हें जो योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो, प्रतिष्ठित हो, साथ ही साथ उन्हें विधि, व्यवसाय, संघ आंदोलन, महिलाओं से संबंधित कार्य करने को लेकर, है ना, सामाजिक कल्याण से संबंधित, प्रशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि का अनुभव हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इनमें से कम एक महिला वो होगी, है ना, याद रखना, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हो। याद रह जाएगा, कम से कम एक महिला अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित होनी चाहिए। और एक कौन होगा, तो एक सचिव। अब सचिव में देखो तो याद रखना, जो सचिव में वो व्यक्ति है, या याद रखिए, जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना, सामाजिक आंदोलन आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, या याद रखना, या तो इनके क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, ठीक है, या फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। आगे देखो,
या फिर हम बात करते हैं कि ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण कर चुका हो और जिसके पास अनुभव हो, यानी 1+5+1 का आपका ये स्ट्रक्चर होता है। और ये सारी बातें बताई गई है कहां पर, तो ये सारी बातें बताई गई है धारा 3 में। कहां बताई गई है? धारा 3 में। अब एक बार इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स है, इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य होते हैं और इसमें से एक कौन है? तो एक सचिव है। सचिव के बारे में, हाँ, ये 5 सदस्य है और सचिव के बारे में हम आगे कहीं देख लेंगे। चलिए, सचिव के बारे में इसमें नहीं दे रखा है, सचिव के बारे में मैं आपको अतिरिक्त बता दूंगा। चलो, ये दे रखा है एक सदस्य सचिव। देखिए, अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा नामित है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि इनका गठन कौन करता है, तो याद रखना किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर देखो, महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो। अध्यक्ष ऐसी महिला होनी चाहिए जो महिलाओं के हितों से प्रतिबद्ध हो, महिलाओं के हितों से संबंधित हो। तथा 5 सदस्य कौन होंगे? तो देखो, 5 सदस्य कौन होंगे? तो 5 सदस्य वो होंगे जो, हालांकि इनको भी केंद्र सरकार के लोग ही नियुक्त करेंगे, लेकिन योग्य, प्रतिष्ठित और ईमानदार महिलाएं होनी चाहिए, जिन्हें कानून, विधि, ट्रेड यूनियन, महिला उद्योग, स्वैच्छिक संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्या हो? अनुभव हो। और याद रखना, इन 5 में से एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। यह बात आपको याद रखना है। यानी किसके होने चाहिए? तो एससी और एसटी का होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? ये तो हो गए सदस्य के बारे में। वहीं पर अगर मैं एक सचिव के बारे में बात करूं तो आपको याद रखना है कि ये सचिव कौन होगा? तो एक सदस्य सचिव होता है जो आईएएस या इंडियन सिविल सर्विसेज का मेंबर होता है, जिन्हें प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना, समाज शास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में अनुभव हो, जो अखिल भारतीय सेवा में कार्य कर चुका हो किसी पद पर। क्लियर है? तो याद रखना, कौन नियुक्ति करता है? धारा 3 के अनुसार नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। संरचना क्या है? 1+5+1। एक अध्यक्ष होता है जो महिलाओं के हितों से संबंधित प्रतिबद्ध हो, ठीक है ना। एक अध्यक्ष है जो महिलाओं के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। 5 सदस्य होते हैं, कौन? जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, योग्य, प्रतिष्ठित, ईमानदार, जिन्हें कानून, विधि, ट्रेड यूनियन, महिला उद्योग, स्वैच्छिक संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण का अनुभव हो, जिनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति की महिला होगी। एक सचिव जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुकी हो, जो प्रबंधन, संगठन या फिर समाज के शास्त्रीय आंदोलन आदि के क्षेत्र में कार्य करने का जिन्हें अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है किसमें? धारा 3 में। याद रह जाएगा क्या? तो यह हमारी धारा 3 है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। अब यहां पर पदावधि या फिर सेवा शर्तों के बारे में बात करते हैं, जिसका उल्लेख मिलता है धारा 4 में। देखिए, पदावधि या सेवा शर्तों के बारे में बात करते हैं जिनका उल्लेख मिलता है धारा 4 में। यहां से अपन चीजों को समझते हैं, है ना। देखिए एक बार, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अधिक, है ना, 3 वर्ष से अधिक अवधि तक, याद रखना है ना, यानी 3 वर्ष से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए, अनाधिक लिखा है वैसे तो, है ना। 3 वर्ष तक केंद्रीय सरकार के अनुसार वो क्या करेगा? पद धारण करेगा, है ना। यहां पर है, आपको ध्यान रखना है, 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक, आप ऐसा कह दो, अधिकतम 3 वर्ष तक वो क्या है? वो पद धारण करेगा, जो किसके अनुसार होंगे? केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। यानी 3 वर्ष से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए, अनाधिक अवधि तक वो अपना पद धारण करेगा। फिर देखो, अध्यक्ष व सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखना, अध्यक्ष या सदस्य, तो याद रखिएगा, केंद्रीय सरकार को संबोधित करते हुए किसी भी समय अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद जो है वो छोड़ सकेगा। याद रखना, कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष का होता है। त्यागपत्र अगर देना है तो वो त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए दे सकते हैं। केंद्र सरकार इन्हें समय से पहले भी हटा सकती है, यदि वो व्यक्ति क्या हो जाए, है ना, समय से पहले भी हटा सकती है यदि वो व्यक्ति क्या हो जाए। तो देखो इधर, यहां पर छोटी सी बात आपको याद रखनी है ना, यदि वो व्यक्ति क्या हो जाए, तो देखिए
दिवालिया हो जाए, किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया हो जिसे दंड या कारावास की सजा सुनाई गई है, विकृत हो जाए, कार्य करने से इनकार कर दे, अनुपस्थित रहे, लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे, या केंद्र सरकार की राय में वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे हटा दिया जाएगा। तो याद रखना, कार्यकाल भी यहीं पर बताया गया है, त्यागपत्र भी यहीं पर बताया गया और हटाने का उल्लेख भी कहां पर बताया गया है, तो याद रखना वो भी धारा 4 में। फिर मैं बात करूं वेतन भत्ते, तो याद रखना अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों में उनकी पदावधि के दौरान उनकी सेवा शर्तों में कमी जो है वो नहीं की जाएगी, अन्य किसी भी प्रकार की कटौती अपन नहीं करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कहां पर, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है धारा 4 में। कहां पर ध्यान रखनी है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है धारा 4 में। देखिए यहां पर धारा 4 में बात कर रहे हैं तो कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र हो गया, हटाया जाना और क्या स्थिति है तो हमने उसके बारे में भी बात कर ली। देखो यहां पर पदावधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या सेवा शर्तों के बारे में, तो वेतन भत्ते कौन तय करता है, केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि पदावधि के दौरान, याद रखिएगा, पदावधि के दौरान कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। पदावधि के दौरान कटौती नहीं की जाएगी, क्लियर है। पदावधि के दौरान क्या नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। फिर देखो इधर फिर हम बात कर रहे हैं कार्यकाल, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और ये कौन तय करता है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। त्यागपत्र अगर इनको देना है तो किसको संबोधित करते हुए देंगे, तो केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए, ठीक है, याद रखना केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देंगे। हटाएगा कौन, तो केंद्र सरकार हटा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार किस स्थिति में हटाएगा, अगर वो पागल हो जाते हैं, दिवालिया या विकृत हो जाते हैं, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, किसी अपराध में दोषी पाया गया हो या अपने पद का दुरुपयोग किया हो, ठीक है। अपने पद का क्या किया हो, तो याद रखना अपने पद का अगर दुरुपयोग किया है तो उन्हें हटाया जा सकता है, और हटाएगा कौन, केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। क्लियर है, ये वाली बात याद रखिएगा, हमारे लिए काम की बात है। तो जहां पर हमने धारा 3 में बात करी है किसके बारे में, तो धारा 3 में गठन देखा, संरचना देखी और योग्यता देखी। धारा 4 में हमने क्या किया, तो यहां पर हमने इनका कार्यकाल देखा, वेतन भत्ते देखे, त्यागपत्र देखा और हटाया जाना देखा, ठीक है। ये हमने धारा 4 में बात किया। अब धारा 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 4 धाराएं, ये 4 धाराएं एज इट इज और बहुत आसान धाराएं हैं, बस इनके बारे में आपको पढ़ना है कि 5, 6, 7, 8 में क्या बातें बताई गई है। देखिए यहां पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, यानी ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके अधिकारी और अन्य कर्मचारी, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कार्यों को करने के लिए आवश्यक होंगे, जरूरी होंगे। और आयोग के प्रायोजन के लिए नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों का संदेह वेतन और भत्ते उनकी सेवा शर्तों में अन्य किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे, और वो वही होगी जो कौन तय करेगा, केंद्र सरकार। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना कि धारा 5 में आयोग के कार्यों को करने के लिए जो कर्मचारी होंगे या फिर जो अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है, और उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो धारा 5 में कर्मचारी व अधिकारी हैं। धारा 6 में बात करेंगे कि वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदाय किया जाना। देखो अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत धारा 5 में विनिर्दिष्ट अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी शामिल है ना, उनके वेतन और पेंशन भी शामिल है, वो धारा 11 की उपधारा में विनिर्दिष्ट अनुदानों में से संदत होंगे। यानी जब हम धारा 11 पढ़ेंगे वहां पर जो अनुदान दिए गए, वहां पर जो ग्रांट्स दिए गया, उसमें से वो सारा पैसा उनको दिया जाएगा। चाहे आप अध्यक्ष की बात कर लो, चाहे आप सदस्य की बात कर लो, चाहे आयोग का काम करने के लिए अधिकारी की बात कर लो, चाहे कर्मचारी की बात कर लो, तो यहां पर जितने भी इनके वेतन और भत्ते हैं वो सारे कौन देगा, तो वो यहां से दिए जाएंगे, उन अनुदानों में से दिए जाएंगे जिनका उल्लेख धारा 11 में है। क्लियर है। फिर आगे आओ, रिक्तियां। मान लीजिए महिला आयोग में कोई रिक्ति चल रही है, उसके बावजूद भी कार्य जो है वो अविधिमान्य नहीं होंगे, यानी आयोग में रिक्तियों के होते हुए भी उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो अविधिमान्य नहीं होंगे, यानी वो सारे कार्य कैसे होंगे, तो याद रखना वो सारे कार्य विधिमान्य होंगे। कैसे होंगे वो सारे कार्य, विधिमान्य होंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो यहां पर आपको ये वाली बात याद रखनी है। अब देखो यहां पर आयोग का कोई भी कार्य या कार्रवाई इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उसके गठन में त्रुटि है या फिर उसमें कोई पद जो है वो रिक्त चल रहा है। उस आधार पर किसी भी समय हम क्या नहीं करेंगे, उसमें उन कार्यों को अविधिमान्य जो है वो नहीं मानेंगे। क्लियर है। फिर देखो
फिर बात करते हैं किसके बारे में, तो धारा 8 के बारे में। आयोग की समितियां, आयोग में कार्य करने के लिए समितियां, आयोग ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो और समय समय पर वो अपनी सलाह देगा, समय समय पर अपना निर्णय देगा, या ऐसे प्रश्न जो समय समय पर आयोग द्वारा उठाए जाएं उनकी जांच करने के लिए आयोग अपनी समितियों का गठन करेगा। फिर देखो, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग वे सभी कार्य करेगा या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा वे कार्य किए जाएंगे, है ना, वे सभी कार्य किए जाएंगे और इनके संबंध में प्रक्रियाओं को लेकर वे सभी नियम जो है वो बनाए जाएंगे। जो कौन बनाता है, जो बनाता है राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन बनाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग। यानी आयोग अपने लिए कार्य व प्रक्रिया के क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। देखो, आयोग तथा उसकी समिति का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा, ऐसे समय और स्थान पर होगा जो कौन ठीक समझे, अध्यक्ष ठीक समझे। आयोग अपनी प्रक्रिया और समितियों की प्रक्रिया के लिए स्वयं विनियमित करेगा, नियम खुद बनाएगा। आयोग के सभी आदेश विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा, इससे नामित सदस्य या सचिव द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। कहने का मतलब है आयोग की प्रक्रियाओं व कार्य संचालन के संबंध में जो नियम है वो नियम कौन बनाएगा, तो वो नियम खुद आयोग बनाता है। कौन बनाता है वो नियम, तो खुद आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए यहां पर आयोग के अधिकारी व कर्मचारी कौन तय करता है, हमने अभी चर्चा की है, केंद्र सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, वेतन व भत्तों का अनुदान जो है वो दिया जाएगा और इसका उल्लेख कहां पर बताया गया है, धारा 11 में बताया गया है। धारा 11 के बारे में अभी चर्चा करूंगा। रिक्तियों के होते हुए भी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, मतलब रिक्तियों के होते हुए भी, याद रखना, आयोग के द्वारा किए गए कार्य, रिक्तियों के होते हुए भी आयोग के द्वारा किए गए कार्य, याद रखना, आयोग के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो आयोग के द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे, है ना, किए गए कार्य मान्य होंगे। क्लियर है, याद रखना, किए गए कार्य क्या होंगे, मान्य होंगे। आयोग के द्वारा गठित समितियां, आयोग अपने कार्यों को करने के लिए आयोग से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, आयोग से संबंधित जो सवाल है उनको हल करने के लिए आयोग समितियों का गठन करेगा और आयोग के लिए नियम बनाना, आयोग के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, आयोग के पास ही है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है। सारी चीजें हमने देख ली, 5, 6, 7, 8, 9, 3 और 4 मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। धारा 3 में इनका गठन है, इनकी मतलब इनका गठन कैसे होगा, इनकी संरचना और इनकी योग्यताएं। धारा 4 में इनका कार्यकाल है, इनके वेतन भत्ते, इनका त्यागपत्र है और इनको हटाया जाना है। एक एक धारा याद रखिएगा, एज इट इज परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक बार अपन इनके कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है कार्य, ठीक है, यहां पर देखो आयोग के कार्य यहां पर बताए गए हैं। महिलाओं से संबंधित सारे काम हैं और वो आपको समझना है कि महिलाओं को लेकर यहां पर क्या क्या काम है। देखो, महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना, महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य बताए गए हैं, चाहे वो संविधान के तहत हो या फिर वो विधि बनाकर उपबंधित किए गए हों, उनके संबंध में उनकी जांच करना तथा उनकी समीक्षा करना कि समय के साथ अगर उन नियमों में बदलाव की आवश्यकता है तो यह आयोग उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। ठीक है ना, उन रक्षोपायों के कार्यक्रम के बारे में प्रतिवर्ष या ऐसे अन्य समय पर जो आयोग ठीक समझे केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट देते हैं। किसको रिपोर्ट देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं कि भाई महिला आयोग की महिलाओं को लेकर हमें ये सुधार करने या महिलाओं को लेकर हमें इस तरह से नई नई चीजें जो है उनको लागू करनी है। ठीक है, फिर देखो यहां पर, फिर देखिए, ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने, संघ या किसी राज्य द्वारा रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना, महिलाओं की स्थिति को महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, है ना, क्या करना है, सिफारिश करना है। संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाला अगर कोई विद्यमान उपबंध है ना, कोई उपबंध विद्यमान है तो समय समय पर उसका पुनर्विलोकन करना, संशोधन की सिफारिश करना, अगर किसी विधान में कमी है, अपर्याप्त है, त्रुटियां हैं तो उन्हें दूर करने को लेकर सुझाव देना। यानी महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने को लेकर यह क्या करता है, तो यह कार्य करता है। ठीक है,
फिर देखो इधर, महिलाओं के अधिकारों को बचाता है, महिलाओं की स्थिति को संरक्षण प्रदान करता है, साथ ही साथ महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने, उनको अनुतोष उपलब्ध करवाने के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांतों व अनुदेशों का अनुपालन करता है। यानी महिलाओं की स्थिति को और बढ़िया और सुदृढ़ करने के लिए ये क्या करता है, तो ये कार्य करता है। इसका मतलब है यहां पर हमने जितनी भी बातें देखी है उन सभी का उद्देश्य क्या है, महिलाओं से संबंधित कार्यों को क्या करना है, क्रियान्वित करना है। देखो आयोग के कार्य, आयोग क्या काम करता है, तो देखो आयोग जांच एवं परीक्षण यानी संविधान व अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उधर धारा 10 में ये सारी चीजें आपको बताई थी, है ना, कि भाई महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनकी जांच करता है और नई नई चीजों को जोड़ने के लिए को लेकर ये सिफारिश करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। रक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या अन्य समय पर ये अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, सिफारिशें, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए संघ या राज्य सरकार को सिफारिशें करता है। भाई महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए, ये नवीन योजनाएं लागू करने के लिए, नवीन कार्यक्रम बनाने के लिए पुराने कानून हैं उनकी समीक्षा करता है और उनमें बदलाव की सिफारिश करता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। ठीक है, देखो महिला आयोग है तो सीधी सी बात है ये महिलाओं को लेकर ही काम करेगा, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा दुविधा आपको होनी नहीं चाहिए। फिर देखो यहां पर महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानून की समीक्षा करना और उनमें कमियों को दूर करने के लिए कार्य करता है। क्या करता है, तो समीक्षा करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून हो पहले बहुत ज्यादा प्रभावी हो, आज उसकी आवश्यकता नहीं है और उसमें त्रुटि है, तो उन कमियों को दूर करता है और नवीन उपायों को जोड़ने को लेकर सिफारिश करता है। फिर देखो शिकायतों का निवारण करता है, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, गैर क्रियान्वयन पर, नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की उपेक्षा किए जाने से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निवारण करता है। यानी महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों का शोषण हो रहा है, महिलाओं को नीतिगत निर्णयों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो यह आयोग देखता है और उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर देखिए जेल का निरीक्षण, यानी जेल में जाता है ये आयोग, जेलों का निरीक्षण करता है। जितनी भी जेल है, बंदी गृह है, आयोग जेलों, है ना, रिमांड होम, अन्य हिरासत केंद्रों का निरीक्षण कर सकता है जहां महिलाओं को रखा गया है और उनका उपचारात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। यानी ऐसे जेल हो सकते हैं, सुधार गृह हो सकते हैं, बंदी गृह हो सकते हैं, रिमांड होम हो सकते हैं, वहां पर इन्हें रखा जाता है जहां, है ना, महिलाओं को वहां जा सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं क्या महिलाओं के लिए मानवोचित परिस्थितियां है या नहीं है, ये उसके संबंध में सिफारिश कर सकता है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक तथा कानूनी मुद्दे पर विशेष अध्ययन कर उनकी जांच करता है। यानी क्या करता है, रिसर्च करता है, नई नई चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं कि महिलाओं की स्थिति को और बढ़िया और अच्छे से सुदृढ़ बनाया जा सके, उसके लिए क्या नवीन उपाय हो सकते हैं, इसके संबंध में रिसर्च करता है यह आयोग। ठीक है, फिर देखो इधर, अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं, है ना, ये एक फोटोग्राफ कुछ चीजें दे रखी है यहां पर। देखिए सुरक्षा उपायों की जांच करता है, मूल्यांकन करता है, सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देता है, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार को सिफारिश करता है, मौजूदा कानून की समीक्षा करता है तथा संशोधित कानून जो है वो बनाता है, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, हिरासत केंद्रों का निरीक्षण करता है, चाहे वो रिमांड होम हो गए, सामाजिक आर्थिक तथा कानूनी मुद्दों पर अनुसंधान करता है और जागरूकता तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, महिला सशक्तिकरण। ये सारी वही बातें जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर इंफोग्राफिक है, फोटोज है, तो थोड़ा सा आपको दिखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये इस तरह से चीजें काम करती है। आगे चले, फिर देखो अब यहां पर धारा 10 तक तो हमने चीजें देख ली। धारा 10 के बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में, धारा 11 के बारे में। 10 में तो कार्य है ना, ये है हमारा धारा 11, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। देखो होता क्या है, केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुदान, केंद्रीय सरकार जो है याद रखिएगा वो संसद द्वारा इस नामित विधि बनाकर के सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए ठीक समझे। कहने का मतलब क्या है, जिसमें चाहे तो आपका किसका खर्च हो जाए, अध्यक्ष का, या फिर किसके वेतन भत्ते हो, सदस्य के, या फिर किसके वेतन भत्ते हो, अधिकारियों के।
ठीक है, या फिर किसके वेतन भत्ते हो, तो याद रखना कर्मचारियों के। तो इन सभी के खर्चे वेतन भत्ते जो है वो केंद्रीय सरकार जो है वो क्या करेगी, संसद द्वारा विधि बनाकर किए गए जो अनुदान दिए जाते हैं उनको लेकर के लागू करेगी, और ये है हमारी धारा 11। 12वें में ऑडिट के बारे में बताया गया, आयोग के समुचित लेखे सुसंगत अभिलेख जो है वो वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है ना, ये केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित करेगी। रिपोर्ट जो है वो इनके परामर्श से क्या करेगी, वो रिपोर्ट जो है विहित करेगी, याद रखना। तो धारा 11 और 12 के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं धारा 11 और 12 के बारे में। चलिए, धारा 11 और धारा 12, ठीक है। धारा 11 और धारा 12 में क्या है, तो देखो धारा 11 में क्या है, अनुदान, ठीक है, अनुदान। और याद रखना ये अनुदान किसके द्वारा है, तो याद रखना ये अनुदान केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार भी किसके अनुसार, तो याद रखना संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा विधि के अधीन रहते हुए, ठीक है, याद रखना ये अनुदान तय करती है। और यहां पर क्या है, लेखा, ठीक है, और संपरीक्षा, याद रह जाएगा। ऑडिट के बारे में है, ठीक है ना, किसके बारे में है, तो याद रखना इनके ऑडिट के बारे में बताया गया है। क्लियर है ये वाली बात। और फिर देखो धारा 13 क्या कहता है, ये कहता है वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसको देंगे, केंद्र सरकार को दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो केंद्र सरकार का प्रतिवेदन, केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को कहां रखेगी, तो संसद में रखेगी, धारा 14। क्लियर है ये वाली बात, ये यहां देख लेना, ये धारा 12 हो गया, ये 13 और ये 14। उसके बाद प्रकीर्ण हो गई, कुछ और बेसिक छोटी छोटी काम के बारे में, ये कुछ बेसिक शक्तियां जो है वो है, जैसे ये आयोग अपने लिए पर्टिकुलर नियम जो है ये खुद बनाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि यहां बताया जाए। फिर देखो, और उसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं है, और ये हमारा अधिनियम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां पर बेसिक हमने जितनी भी धाराएं थी वो सारी देखी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 17। यहां पर हमने 17 ही धाराएं एज इट इज देखी। अब ये महिला आयोग में अभी तक जितने अध्यक्ष बने, ये उनके बारे में एक रफ चार्ट है, वो आपको देख लेना है ना, याद रखिएगा। देखिए यहां पर पहली महिला आयोग में पहली अध्यक्ष कौन है, तो जयंती पटनायक है, उसके बाद मोहिनी गिरी है, उसके बाद विभा पार्थसारथी है, उसके बाद पूर्णिमा अडवाणी है, फिर देखिए गिरिजा व्यास है, उसके बाद ममता शर्मा है, फिर ललिता है, ललिता जी है, उसके बाद रेखा जी है, उसके बाद फिर रेखा शर्मा है। वहां पर आप देखेंगे अभी कौन है, विजया के राहटकर है, जो 22/10/2024 से अभी तक है, अभी तक यहीं पर है। इनका कार्यकाल दे रखा है व्यवस्थित तौर पर कि भाई किस किस की नियुक्ति की गई, तो यहां पर याद रखना इनको पुनर्नियुक्त किया गया, इनको एक बार कार्यवाहक बनाया गया, यहां पर इन्होंने पूर्ण अपना कार्यकाल निकाला है। तो एज इट इज ये फैक्ट जो है वो बढ़िया तरीके से दे रखे हैं। जितनी भी महिला आयोग में अध्यक्ष बनी उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा, किसको पुनर्नियुक्त किया गया, किसको कार्यवाहक बनाया गया, किसने पूर्ण कार्यकाल जो है वो अपना पूरा किया गया, उसके बारे में एक रफ आउटलाइन दिया गया, एक चार्ट जो है वो दिया गया है। और ये अपनी वो किताब है ना, राजस्थान PYQs की, जो सबसे बेहतरीन है। और इस किताब में जितने भी प्रश्न हैं सभी का हमने विश्लेषणात्मक हल किया है, इसमें हल दिया है जो वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2026 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का यहां पर हमने व्याख्या सहित क्या किया है, इसका हल दिया है। अब ये जो हल है, ये व्याख्या है, ये आपको इतनी बढ़िया लगेगी कि आप लोगों को कोई और नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो आयोग था, ये हमारा आयोग क्या हो गया, ये आयोग हमारा पूरा हो गया। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं SST की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 OMR शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, RS, SI किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।